मानसा जी बोली, लगता है तुम्हारे ससुर आ गए। और जैसे ही वो कॉफ़ी को कप में डाल रही थी, मौनी ने कहा, मैं देती हूँ आंटी। और ऑफिस से आकर सोफे पर बैठे श्रीकांत जी और लोहित को पहले पानी दिया, फिर कॉफ़ी का कप दिया। थैंक यू बेटी, श्रीकांत जी ने कहा और थैंक यू भाभी कहते हुए पिता पुत्र ने आराम से कॉफ़ी पी। हमारे सुमित बाबू भी सुबह से अपनी पत्नी के साथ मेहनत करके अच्छे से तैयार होकर नीचे आए और अपनी पत्नी के हाथ से कॉफ़ी का कप लेकर बैठ गए और कॉफ़ी पीने लगे। श्रीकांत जी ने बड़े बेटे से पूछा, क्या आज ऑफिस नहीं गए? मानसा जी ने जोर से कहा, तुम्हारी नज़र हमेशा उसी पर रहती है, वह तो कल ही आया है। क्या तुम चाहते हो कि वह अभी ऑफिस जाए? वह कल या परसों से जाएगा। श्रीकांत जी ने आंखें मटकाते हुए कहा, यह भी तो कल ही आया है और वह घर पर खाली बैठा था, इसलिए यह अपना ऑफिस का काम देखकर आया है। इस पे क्या कहोगे? मानसा जी बोली, उसे भी घर पर रहने दो। क्या मैंने मना किया है? हाँ, तुम दोनों बेटों को घर पर रखो, मैं अकेला ही वहाँ जाकर मेहनत करूँगा। तुम्हें बस मुझसे और मेरे बेटों से दिक्कत है, हमेशा ऐसे ही गुस्सा करते रहते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मानसा जी ने अपने पति पर गुस्सा करते हुए कहा और रसोई में चली गई। मैंने तुम्हें कब कुछ कहा? मैंने तो उसे कहा था। श्रीकांत जी अपनी पत्नी को मनाने के लिए उनके पीछे चले गए। मैं फ्रेश होकर आता हूँ भैया, लोहित ने कहा और अपने कमरे में चला गया। सुमित ने मौनी को अपनी गोद में खींचा और कॉफ़ी का कप उसके होठों के सामने रख दिया। राम जी, ये क्या कर रहे हैं? क्या इस हॉल को बेडरूम समझ रहे हैं? आंटी लोग आ जाएंगी, मौनी ने कहा और वहाँ से उठने की कोशिश की। सुमित ने उसे जाने नहीं दिया और कहा, पी लो, वे अभी फ्रेश होने गए हैं, 1 घंटे तक नहीं आएंगे। और उसने उसे आधा कप कॉफ़ी पिला दी। तभी दरवाजे से नानी की आवाज़ आई, क्या है रे नाती? हॉल में ही रोमांस शुरू कर दिया। सुमित ने उधर देखा और नानी कहते हुए खुशी से उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। कैसी हो नानी? कहा और उन्हें सोफे पर बैठाया और मौनी को पानी लाने के लिए कहा। जी लाती हूँ, मौनी ने कहा और एक गिलास पानी लाकर उन्हें दिया और नमस्ते नानी जी कहकर उनका आशीर्वाद लिया। खुश रहो बेटी, नानी ने मौनी को आशीर्वाद दिया और उसे ध्यान से देखते हुए कहा, वाह मेरी नाती, तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है। यह सुनकर सुमित शर्मा गया और मानसा जी अपनी माँ की आवाज़ सुनकर हॉल में आई और माँ कैसी हो कहते हुए उन्हें गले लगा लिया। मैं ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो? दामाद जी कहाँ हैं? तुम्हारा छोटा नाती और वे अभी ऑफिस से आए हैं और फ्रेश हो रहे हैं। क्या तुमने मेरी बड़ी बहू को देखा? मानसा ने खुशी से पूछा। हाँ देखा बेटी, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। लोहित भी तभी फ्रेश होकर आया और नानी को हॉल में देखकर, नानी तुम कब आई कहते हुए उनकी गोद में बैठ गया। अरे पगले, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी तरह मजबूत हूँ? वैसे नानी तुम कैसी हो? मेरे लिए क्या लाई हो? लोहित ने नानी को लाड करना शुरू कर दिया। नानी बोली, तो शादी कब है? तुम कब मुझे खाना खिला रहे हो? तुम्हारे बड़े भाई ने तो मेरे गांव में होने पर शादी कर ली और पत्नी को भी ले आया। क्या तुम भी मुझे बताए बिना शादी कर लोगे? उन्होंने पूछा। मैं ऐसा क्यों करूँगा? मेरी शादी के समय आप मेरे पास होनी चाहिए। अगर आप रहेंगी तभी मैं शादी करूँगा। लोहित ने सावित्री अम्मा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उन्होंने पूछा, हाँ हाँ, इसलिए तुमने घर में किसी को बताए बिना पहले से ही पत्नी को सेट कर लिया है ना? लोहित ने कहा, यह कोई सेट करना नहीं है नानी, मुझे लड़की पसंद आई, हमने प्यार किया और अब हम शादी कर रहे हैं। आपको क्या चिंता है? उन्होंने कहा, मुझे क्या चिंता होगी, तुम शादी करके बच्चों के साथ खुश रहो, यही तो हम चाहते हैं। मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बच्चों को अपने जीते जी देखना चाहती हूँ, बस यही मेरी इच्छा है। अरे नानी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम हमारे बच्चों को ही नहीं, हमारे बच्चों के बच्चों को भी देखोगी। तुम्हें पता है, सुमित ने उनके बगल में बैठकर कहा, मुझे इतनी इच्छा नहीं है बेटा, तुम्हारे और तुम्हारे छोटे भाई के बच्चों को देख लो, बस इतना ही काफ़ी है। उन्होंने अपने दोनों नातियों के गालों को हाथ से सहलाया और चूमा। तभी श्रीकांत जी फ्रेश होकर आए और माँ जी कैसी हो कहते हुए उनका आशीर्वाद लिया। मैं ठीक हूँ दामाद जी,
श्रीकांत जी से कहा और उनके सिर पर हाथ रखा। आप कैसे हैं बाबू? उन्होंने पूछा। ऐसे बेटों के होने पर मैं और कैसे रहूँ माँ जी, मैं किसी तरह ठीक हो। श्रीकांत जी ने कहा, मेरे नाती क्या है दामाद जी, मेरे नाती हीरो है। सावित्री अम्मा ने गर्व से कहा, हाँ हीरो है, इसलिए हीरो की तरह महसूस करते हैं और कुछ भी करते हैं और मेरे सिर पर मुसीबत लाते हैं। उन्होंने अपने दोनों बेटों को देखते हुए कहा। श्रीकांत जी ने पूछा, तो आपकी तीर्थ यात्राएं पूरी हो गई माँ जी? हाँ दामाद जी, इसलिए मैं अपने बड़े नाती और उसकी पत्नी को देखने आई हूँ। शादी के बाद से मैंने उन्हें नहीं देखा है। मेरी तीर्थ यात्राएं और गांव के खेतों के काम भी काफ़ी थे, इसलिए मैं इतने दिनों तक नहीं आ सकी। लेकिन अब जब तक मेरे नाती के बच्चे नहीं हो जाते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मानसा जी बोली, इतने दिनों तक मैंने तुम्हें घर आने के लिए कहा, लेकिन तुम नहीं आई। लेकिन अब जब तुम्हारा बड़ा नाती घर आ गया है और यहीं रहेगा और ये बात तुम्हें पता चल गया, इसलिए तो तुम आ गई न माँ। सावित्री अम्मा बोली। उसके बिना मैं आकर क्या करती मानसा, जब मेरा बड़ा नाती यहाँ है तभी मुझे खुशी है, इसलिए मैं अपने नाती के यहाँ आने का इंतज़ार कर रही थी। श्रीकांत जी के माता पिता सुमित के छोटे होने पर ही गुजर गए थे। मानसा जी के पिता मानसा जी की शादी के बाद बीमारी से गुजर गए। उनके गुजरने के बाद अकेली हो चुकी सावित्री अम्मा को सुमित के 1 साल बाद पैदा होने पर सुमित के साथ खेलते और गाते हुए उन दुखों से बहुत जल्दी उबरने में मदद मिली और बचपन से सुमित ज़्यादातर सावित्री अम्मा के पास ही रहता था, इसलिए उन्हें सुमित बहुत प्रिय है। माँ, तुम यात्रा करके थक गई होगी, चलो फ्रेश हो जाओ, मैं रात के खाने की व्यवस्था करती हूँ। मानसा जी ने कहा और सावित्री अम्मा को उस कमरे में ले गए जहाँ वे हमेशा आती थी। बाकी लोग हॉल में बैठे रहे और मौनी अपनी सास की मदद करने के लिए रसोई में चली गई। रात के खाने की व्यवस्था पूरी होने के बाद सास और बहू ने सभी व्यंजन डाइनिंग टेबल पर सजाए और सभी को परोसे। श्रीकांत जी ने कहा, आप भी खा लीजिए मानसा, सब कुछ यही है। और उन्होंने अपनी बहू को परोसने के बाद खुद के लिए भी परोस लिया। सभी के भोजन के बाद मौनी सावित्री अम्मा के लिए उनके कमरे में दूध ले गई। तब तक सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए थे। कुछ किताब पढ़ रही सावित्री अम्मा ने मौनी को देखकर कहा, आओ बहू, यहाँ आओ और बैठो, और उसे बिस्तर पर अपने बगल में बैठा लिया। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? तुम्हारी शादी के बाद जो कुछ हुआ वह मुझे मानसा ने कल ही बताया। अब तुम और मेरा नाती ठीक हो ना? उन्होंने पूछा। हाँ नानी, हम ठीक हैं। हाँ, उसने तुमसे प्यार किया और तुम्हें ना पा सका, इसलिए उसने गलत रास्ते अपनाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे तुमसे प्यार नहीं है मौनी। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अब खुश रहो और जल्द ही इस घर को एक वारिस दो। मैं तुम्हारे बच्चों को गोद में खिलाना चाहती हूँ, मेरी बहुत इच्छा है। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी? उन्होंने मौनी का हाथ पकड़कर पूछा। मौनी बोली, हाँ नानी, मैं पूरी करूँगी। सावित्री अम्मा को कुछ याद आया और वे धीरे से मुस्कुराई। मेरे बड़े नाती में उसके नाना की सारी खूबियाँ है। तो मौनी बोली, नाना की खूबियाँ? हाँ, लोग कहते हैं कि बच्चों में अपने पिता की खूबियाँ आती है, लेकिन मेरे नाती में मुझे नहीं पता क्यों वो बचपन से मेरे पास रहा है, लेकिन मेरे पति की सारी खूबियाँ उसमें आ गई है। मौनी ने पूछा, नाना की खूबियाँ क्या है नानी? क्या बताऊँ? उन्होंने भी मुझसे शादी करने से पहले लड़कियों के साथ घूमना फिरना किया था, लेकिन जिस दिन उन्होंने मुझे देखा उसके बाद उन्होंने कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा। शादी के बाद भी उन्होंने जवान लड़की की तरह व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें अपने नियंत्रण में रखा और शादी के बाद उन्होंने किसी और के दरवाजे पर कदम नहीं रखा। मैंने तुम्हारे नाना को ऐसे नियंत्रण में रखा और तुम्हें भी अपने पति को वैसे ही नियंत्रण में रखना चाहिए, सावित्री अम्मा ने कहा। मौनी बोली, शादी से पहले उन्होंने सब कुछ कर लिया और फिर ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ जानते ही नहीं, और मुझसे शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़े और मुझे परेशान किया, और जब मैं दूर चली गई तो उन्हें मेरी याद आई। लेकिन आपका नाती कोई बच्चा नहीं है, उसमें वही सारी खूबियाँ है। मौनी ने ताना मारा। सावित्री अम्मा बोली, अरे लड़का जवान है,
यह सब स्वाभाविक है। शादी के बाद क्या वह किसी और लड़की के पास गया है? वह तुम्हारे साथ ही रहता है। तुम्हें उसे नियंत्रण में रखना चाहिए और उसे अपनी पल्लू पकड़कर घूमने के लिए मजबूर करना चाहिए। लेकिन तुम मेरे नाती को कैसे दोष दे सकती हो? तुम मेरे नाती के बारे में इतनी बुरी बातें कैसे कर सकती हो? मेरे नाती में क्या कमी है? वह अभी जवान है और 4 लड़कियों के साथ घूमा था। क्या शादी के बाद वह किसी लड़की के साथ घूमता है? सावित्री अम्मा ने पूछा। शादी से पहले घूमने के कारण ही मैंने आपके नाती को 1 साल के लिए दूर रखा था। क्या आपको लगता है कि मैं शादी के बाद घूमने दूंगी? मैं आपके नाती के पैर तोड़कर चूल्हे में डाल दूंगी और दोबारा किसी लड़की को देखने से पहले उसकी आंखें निकाल दूंगी। मौनी ने गुस्से से कहा, अरे वाह, मैंने सोचा था कि तुम शांत स्वभाव की हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जिद्दी हो। तुम बहुत चालाक हो मेरी पोती, सावित्री अम्मा ने हंसते हुए कहा। मौनी बोली, अगर पति के रहते पत्नी को पता चले कि वह किसी और के साथ है तो हर औरत ऐसे ही प्रतिक्रिया देगी। मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। अभी आपके नाती का व्यवहार ठीक है, बस अब रहने दीजिए नानी। ये दूध पी लीजिए, ठंडा हो रहा है। हम कल बात करेंगे, मौनी ने कहा और अपने बेडरूम की ओर चली गई। मौनी ने देखा कि सुमित बालकनी में है। मौनी पानी की बोतल लाई और उसे टेबल पर रख दिया। राम जी, ये दूध पी लीजिए, और दूध का गिलास भी टेबल पर रख दिया और बिस्तर ठीक करने लगी। आ रहा हूँ। सुमित ने बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और दूध पीते हुए पूछा, इतनी देर से क्या कर रही थी? मौनी बोली, नानी जी बात कर रही थी इसलिए देर हो गई। सुमित बोला, क्या बात हुई इतनी देर तक? तुम्हारी कृष्ण लीलाओं और तुम्हारे बेवकूफ़ी भरे कामों के बारे में बात हुई, मौनी ने कहा और बिस्तर पर बैठ गई। तुम्हें अभी ये सब क्यों याद आ रहा है? मैं अब एक अच्छा लड़का हूँ, सुमित ने कहा और मौनी के बगल में बैठ गया। शुरू से ही तुम अच्छे लड़के नहीं थे। तुमने सारे बेवकूफ़ी भरे काम किए और सब खत्म होने के बाद मुझसे शादी कर ली, मौनी ने कहा और मुंह फेर कर दूसरी तरफ मुड़कर लेट गई। सुमित बोला, अरे ये सब बातें तो पहले ही हो चुकी है, सब खत्म हो चुका है ना। तुम फिर से याद करके नाराज हो रही हो और मुझे भूखा सुला रही हो। तुम्हें पाप लगेगा चुड़ैल। कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, सो जाओ, मौनी भी चिल्लाई। प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम मेरी सोना हो ना, प्लीज़, सुमित ने कहा और मौनी की कमर पर हाथ रखा। मौनी ने हाथ हटा दिया और चुपचाप सोने के लिए कहा। 2 बार हाथ रखने पर भी मौनी ने हटा दिया, इसलिए सुमित मौनी के ऊपर चढ़ गया और पूछा, क्या बात है? तुम ज़्यादा नाटक कर रही हो। तुम्हारी अकड़ बहुत बढ़ गई है। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ ना, सुमित ने कहा और अपने होठों से मौनी का मुंह बंद कर दिया। लाइट बंद कर दी और उसे गले लगा लिया। 2 घंटे बाद मौनी गुस्से से सुमित को देख रही थी, जो उसके बगल में सो रहा था और हाँफ रहा था। मौनी की नज़र देखकर सुमित मुस्कुराया और आंख मारी। छी, मुस्कुराओ मत, तुम्हें शर्म नहीं आती, मौनी ने कहा और दूसरी तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए सो गई। सुमित भी उसके पास आया और दोनों को कंबल ओढ़ाया और मौनी को कसकर गले लगाकर सो गया। यहाँ लोहित बाबू अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहे थे। तभी दीवी का कॉल आया। उन्होंने कॉल उठाया और पूछा, बताओ क्या कर रही हो? डिनर किया? किया। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, दीवी ने कहा। हाँ हाँ, मैं भी। तुम एक बार यहाँ आ सकते हो, दीवी ने प्यार से कहा। नहीं मेरी माँ, इस बार अगर मैं आया तो मेरे पिताजी मुझे बहुत मारेंगे। तुम्हें पता है यहाँ का सारा काम वहीं का वहीं रुका हुआ है। इतने दिनों तक वहाँ रहने से हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब घर आने के बाद भी काम का बोझ कम नहीं हो रहा है। अगर एक दिन भी ऑफिस का काम नहीं किया तो वह दोगुना हो जाता है। यह सारा काम खत्म होने तक मिलने जैसी कोई बात नहीं है, लोहित ने कहा। हाँ हाँ, ऐसे कैसे? मुझे तुम्हें देखना है, पता है मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, दीवी ने प्यार से कहा। ओह, तुम इतना प्यार से बोलकर मुझे लुभाओ मत। मुझे अभी वहाँ आने का मन कर रहा है, लेकिन मैं आ नहीं सकता, समझो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे घर में कितने महीने रहा हूँ। ऑफिस का काम बहुत पेंडिंग पड़ा है। अगर हम इसे अभी पूरा नहीं करेंगे तो मेरे पिताजी हमारी बैंड बजा देंगे। ठीक है, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो तुम फ्री होकर आ जाना।
नहीं तो मैं ही बहन को देखने के बहाने वहाँ आ जाऊँगी। दीदी हंसी। ठीक है, वही कर लो, हम दोनों मिल लेंगे, तुम्हें देखे भी बहुत दिन हो गए हैं। लोहित ने कहा। ठीक है, मैं घर पर पूछ कर देखती हूँ। अभी तुम्हारे और भैया लोगों के ऑफिस के काम यहाँ है, इसलिए हमारी शादी थोड़ी देर से हो रही है, नहीं तो हमारी शादी जल्दी ही हो जाती और हम दोनों साथ रहते। दीवी ने कहा। कोई बात नहीं, काम पूरा होने के बाद ही शादी करेंगे, हम इस काम के बीच में अपने मौक़ों का आनंद नहीं ले पाएंगे। लोहित ने कहा। हाँ कहते हुए दोनों 1 घंटा और फ़ोन पर समय बिताया। गुड नाइट कहकर दीवी सो गई और लोहित ने बचा हुआ काम पूरा करके सो गया। यहाँ अगले सुबह मौनी सुमित से पहले उठकर फ्रेश हो गई, साड़ी पहनकर घर में दिया जलाया और कॉफ़ी बना रही थी। तभी मानसा जी भी रसोई में आई। पूजा कर ली बेटी? माँ ने अपनी बहू को संतुष्टि से देखते हुए पूछा। क्या वो उठ गया? मौनी ने कहा। अभी नहीं माँ, क्या मैं आपको कॉफ़ी दूँ? हाँ, तुम भी अपने लिए ले आओ, कहते हुए सास बहू दोनों हॉल में बैठकर बातें करते हुए खुशी से कॉफ़ी खत्म की। नौकरों को नाश्ता बनाने के लिए कहकर दोनों के कॉफ़ी खत्म होने के बाद मानसा जी ने बहू से कहा, जाओ उसे जगा दो। राम जी, क्या आप आज भी ऑफिस नहीं जाएंगे, घर पर ही रहेंगे? मौनी ने कंबल समेटते हुए पूछा। फिर भी सुमित के जवाब न देने पर, क्या है आपकी गहरी नींद और कितनी देर तक चलेगी, समय देखिए, कहते हुए मौनी ने सुमित का कंधा हिलाया तो उसने मौनी को बिस्तर पर खींच लिया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मौनी सुमित की बाहों से छूटते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं नहाकर पूजा भी कर चुकी हूँ और तुमने अभी तक स्नान भी नहीं किया है, तुम मुझे ऐसे ही टच कर रहे हो। स्नान नहीं किया तो क्या हुआ, तुमने तो किया है, बस वही काफ़ी है। सुमित ने उसके गाल पर जोर से किस दिया। पागलपन मत करो, अब तो ऑफिस जाओ, तुम्हें पता है तुम्हें ऑफिस गए कितने महीने हो गए हैं। मौनी ने कहा। तुम्हें भी पता है कि मैं क्यों नहीं गया, मैं तुम्हारे लिए ही तो नहीं गया। क्या मैं जानबूझकर नहीं गया? सुमित ने कहा। क्या मैंने तुम्हें घर पर बैठने के लिए कहा था? ऑफिस ना जाकर सब कुछ मुझ पर मत डालो, उठो और ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। मौनी ने सुमित की बाहों से मुश्किल से खुद को छुड़ाया और सुमित को वॉशरूम में धकेल दिया। तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं है चोरनी? मौनी को कोसते हुए सुमित फ्रेश होने के लिए जाता है। उसके शब्दों को सुनते हुए मौनी कमरे को साफ करती है और सुमित के लिए कपड़े निकाल कर रखती है और कहती है, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम तैयार होकर आओ। और मौनी नीचे चली जाती है। ये लड़की कैसे मुझे बाहर निकाले, यही सोचती रहती है। सुमित ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे चला जाता है। तब तक श्रीकांत जी, लोहित, सावित्री अम्मा सभी डाइनिंग टेबल के पास थे। गुड मॉर्निंग नानी, गुड मॉर्निंग पिताजी, माँ, लोहित कहकर सुमित सावित्री अम्मा के बगल में बैठ गया। क्या है सुमित, ऑफिस जा रहे हो? सावित्री अम्मा ने अपनी नाती के कपड़े देखकर पूछा। हाँ नानी, सुमित ने कहा। क्या पत्नी के साथ मन भर गया? उन्होंने अपने नाती के कान में पूछा। सुमित भी उनकी तरह ही कहता है। हाँ नानी, उसे छूते ही वह भद्रकाली का रूप धारण कर मुझे डराती है और जीने नहीं देती। वह देखने में भोली लगती है लेकिन बहुत खतरनाक है। तुम्हें पता है उसने मुझे कितने शब्द कहे? सुमित बाबू अपनी पीड़ा अपनी नानी को बता रहे हैं। मौनी उन दोनों को देखकर कहती है, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? हमारी 100 बातें हैं पोती, सावित्री अम्मा बोली। मौनी बोली, ठीक है, पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर आप दोनों बातें कर लेना। मौनी सुमित और सावित्री अम्मा को नाश्ता परोसती है और खुद भी परोस कर सबके साथ नाश्ता करती है। अब सुमित के ऑफिस जाने के बाद सुमित के सामने सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। इतने महीनों तक ऑफिस में ना रहने के कारण अब बाबू को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। वो हाँफ रहा है बेचारा। उसने लंच भी जैसे तैसे किया और फिर से काम शुरू कर दिया क्योंकि सारा काम पेंडिंग पड़ा था। इस तरह हमारा हीरो सुमित बाबू ऑफिस जाता है और शाम को घर आकर एक तरफ बेटे के रूप में और दूसरी तरफ पति के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। यहाँ विशाखापट्टनम में आदित्य बाबू अर्चना के प्यार में पूरी तरह डूब गए और अर्चना को राजेंद्र जी और शारदा जी से अपनी बहू के रूप में मिलवाया। वो भी खुशी खुशी मान गए और हमारे लड़के के लिए
वो बड़ी खुशी की बात हो गई। अब राजेंद्र जी और शारदा जी ने अर्चना के माता पिता से बात करके आदित्य की भी शादी कराने का फैसला किया और देवी की शादी भी है, इसलिए वे आदित्य और देवी दोनों की शादी एक साथ कराने की योजना बनाते हैं। वे श्रीकांत जी और मानसा जी से भी इस बारे में बात करना चाहते हैं। इस तरह 3 महीने बीत जाते हैं और आदित्य और सुमित और लोहित भी काम के दबाव से थोड़े मुक्त हो जाते हैं। एक दिन सुमित अपने बेडरूम में सोना, सुमित ने मौनी के पेट पर लेटकर और उसकी नेवल के चारों ओर उंगलियां घुमाते हुए प्यार से पुकारा, हाँ कहिए राम जी। मौनी ने कहा सुमित के बालों में उंगलियां डालकर धीरे से खींचते हुए, हमारी शादी के बाद हम कहीं नहीं गए हैं ना? क्या हम अब कहीं घूमने चले? सुमित ने प्यार से पूछा। क्या घर में ठीक तो है, फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? मौनी ने कहा, अरे नहीं, घर अलग है और बाहर घूमना अलग है। वहाँ लोकेशन वगैरह अच्छी होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ मान जाओ। सुमित ने लाड़ प्यार करना शुरू कर दिया। वह पहले से ही उसके पेट पर लेटा हुआ था, जिससे उसे थोड़ा भारी लग रहा था और थोड़ा असहज भी हो रहा था। इसलिए उसने मान लिया और कहा, पहले उठिए राम जी, और सुमित को बिस्तर पर धकेल दिया। मौनी ने तौलिया लपेटी और बाथरूम की ओर दौड़ पड़ी। तुमको क्या हुआ? अगर पति कहीं जाने की बात करे तो पति को ऐसे धक्का देकर बाथरूम की ओर कौन भागता है? सुमित ने मौनी के पीछे जाते हुए पूछा। मौनी उल्टी कर रही थी। सुमित ने पूछा, अरे ये क्या हो रहा है? और मौनी के कान कसकर बंद कर दिए। फिर उसने उसका चेहरा पानी से साफ किया और मौनी को बाहर लाकर थोड़ा पानी दिया। मौनी ने थोड़ा पानी पिया। सुमित ने चिंता से पूछा, क्या हुआ? ऐसे उल्टी क्यों हो रही थी? कुछ नहीं, थोड़ा अजीब लग रहा था, शायद ज़्यादा खाना खा लिया। मौनी ने कहा, कुछ भी, तुम तो चिड़िया जितनी खाना खाती हो। इतना खाना कैसे ज़्यादा हो गया? चलो अस्पताल चले। सुमित ने कपड़े पहनते हुए कहा। अरे इतनी रात को अस्पताल? अगर कल भी ऐसा ही रहा तो चलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलो सो जाते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुमने मुझे अभी तक सोने नहीं दिया और फिर अस्पताल की बात कर रहे हो। मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। मौनी नाइट ड्रेस पहनकर बिस्तर पर लेट गई। मैंने जो कहा तुमने कुछ सुना ही नहीं। देखो तुम्हारा चेहरा भी कितना मुरझा गया है, कमजोरी लग रही है। सुमित ने मौनी को अपने पास खींचा और सो गया। सुबह जब सुमित उठा तो मौनी अभी तक नहीं उठी थी। रात को कमजोरी थी, सोने दो सोचकर उसने मौनी को छोड़ दिया और जिम चला गया। 1 घंटे बाद भी मौनी नहीं उठी तो उसने सोचा, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों सो रही है? और उसका माथा छूकर देखा, शायद बुखार तो नहीं है, लेकिन बुखार भी नहीं था। शायद नींद पूरी नहीं हुई होगी, रात को मैंने उसे सोने नहीं दिया था। ऐसा सोचकर वह फ्रेश होने गया और ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन मौनी अभी भी नहीं उठी थी। जब उसने देखा कि वो अभी भी सो रही है तो उसने सोचा, इसे परेशान क्यों करना, और सुमित नीचे चला गया। तब तक श्रीकांत जी और लोहित ऑफिस के लिए निकल चुके थे। सावित्री अम्मा और मानसा जी हॉल में बैठे थे। अकेले आ रहे सुमित को देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है? मौनी अभी तक नीचे नहीं आई, क्या हुआ? रात को उसे उल्टी हुई थी माँ। उसने कहा कि ज़्यादा खाना खा लिया था। मैंने कहा था कि अस्पताल चलते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया और सो गई। अभी भी नहीं उठी, इसलिए मैंने सोचा कि उसे परेशान क्यों करना। मानसा जी बोली, अच्छा उसे सोने दो बेटा, वो रोज़ सुबह जल्दी उठती है, आज एक दिन सोने दो। चलो मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ। और अपने बेटे को नाश्ता कराने के बाद सुमित बोला, माँ उसे एक बार देख लेना, अगर कुछ ज़रूरी हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। और सुमित ऑफिस के लिए निकल गया। भले ही उसका जाने का मन नहीं था। मानसा जी अपनी बहू के लिए चिंतित थी। कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बेटे ने उसे रात को सोने नहीं दिया होगा, इसलिए सो रही होगी, वह खुद उठ जाएगी। सावित्री अम्मा ने कहा, जिससे मानसा जी धीरे से मुस्कुराई और अपनी माँ के साथ बातों में लग गई। मौनी बहुत देर तक सोती रही। जब उसकी नींद पूरी हुई तो उसने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि उसके कमरे में पूरी धूप आ रही है। उसने धीरे से
दीवार घड़ी की ओर सिर घुमाया तो देखा कि सुबह के 11 बज रहे थे। उसने समय देखा और चौंक गई। मैं इतनी देर तक कैसे सो गई? सुमित जी कहाँ हैं? अपने बिस्तर के पास कमरे में चारों ओर देखने पर सुमित दिखाई नहीं दिया तो वह धीरे से उठी और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। क्या वो मुझे बिना उठाए ही ऑफिस के लिए निकल गए? वह खुद से बोली और जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े पहने और नीचे हॉल में अपनी सास के पास गई और बोली, सॉरी आंटी, आज मुझे बहुत नींद आ रही थी। अरे कोई बात नहीं बेटी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ, रुको। मानसा जी ने मौनी को सावित्री अम्मा के पास बैठाया और खुद जाकर बहू के लिए नाश्ता लेकर आई। मौनी उनके प्यार पर मुस्कुराते हुए सावित्री जी से बातें करते हुए इमली खा रही थी। क्या बात है पोती, तुम इतनी देर तक सोई रही? क्या मेरे पोते ने तुम्हें रात भर सोने नहीं दिया? सावित्री जी ने हंसते हुए पूछा तो मौनी बोली, अरे नानी, आप अपने नाती से भी ज़्यादा खतरनाक है। पता है, इतना बोल ही रही थी कि उसे फिर से उल्टी जैसा फील हुआ। वह दौड़कर गेस्ट रूम के वॉशरूम में गई और उल्टी कर दी। अरे मौनी, क्या हुआ बेटी? मानसा जी पीछे से आई तो मौनी उल्टी कर रही थी। क्या हुआ बेटी, तुम्हें रात को भी उल्टी हुई थी? मेरे बेटे ने बताया था। क्या हम अस्पताल चले? उन्होंने बहू को सोफे पर बैठाया और थोड़ा पानी पिलाया। क्या हुआ? तुमने अभी 2 निवाले खाए थे और पूरी उल्टी कर दी। तुम्हें क्या हुआ है? उन्होंने पूछा। पता नहीं नानी, कल से ऐसा ही हो रहा है। मैं जाकर थोड़ी देर आराम करती हूँ आंटी, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मौनी अपने कमरे में चली गई, लेकिन बीच में ही उसे चक्कर आने लगे और वह गिरने वाली थी। मानसा जी ने बहू को पकड़ लिया और चिल्लाई, माँ इधर आओ। दोनों ने मौनी को पकड़कर सोफे पर लिटा दिया। तभी श्रीकांत जी किसी फाइल के लिए घर आए और देखा कि मौनी को चक्कर आ गया है और वह गिर गई है। चलो उसे अस्पताल ले चलते हैं। मानसा जी जल्दी से अपनी बहू को लेकर श्रीकांत जी के साथ सावित्री अम्मा को बताकर अस्पताल के लिए रवाना हो गई। मौनी अभी भी बेहोश थी, इसलिए मानसा जी घबरा गई और बोली, थोड़ा जल्दी चलिए, उसे क्या हो रहा है? श्रीकांत जी भी बहुत तनाव में थे, इसलिए उन्होंने गाड़ी तेज चलाई और मौनी को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर तुरंत मौनी की जांच करने लगे। मानसा जी ने सुमित को फ़ोन किया और बताया कि मौनी को अस्पताल ले आए हैं। वह घर में बेहोश हो गई थी। यह सुनते ही सुमित सारा काम छोड़कर गाड़ी लेकर तेजी से अस्पताल पहुंचा। सुमित मानसा जी के पास गया और पूछा, माँ मौनी कहाँ है? डॉक्टर जांच कर रहे हैं बेटा, उन्होंने कहा। और सुमित, श्रीकांत जी और मानसा जी मौनी के कमरे के बाहर इंतजार करने लगे। मौनी को थोड़ा होश आने लगा। डॉक्टर ने मौनी के सभी ज़रूरी टेस्ट किए और बाहर इंतजार कर रहे सभी लोगों को अंदर बुलाया। मौनी कैसी है बेटी? मानसा जी ने मौनी को पकड़कर पूछा। मैं ठीक हूँ आंटी, उसने धीरे से सिर हिलाया। सुमित घबराकर मौनी के पास गया और पूछा, क्या हुआ, तुम कैसी हो? डॉक्टर ने पूछा, क्या आप उसके पति हैं? हाँ डॉक्टर। मौनी को क्या हुआ? सुमित ने पूछा। आपकी पत्नी को कुछ नहीं हुआ सर, आप दोनों माता पिता बनने वाले हैं। आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, डॉक्टर ने बताया। यह सुनकर श्रीकांत जी और मानसा जी के चेहरे खिल उठे। मौनी धीरे से मुस्कुराई और सुमित की ओर देखा। सुमित का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वह मौनी को आश्चर्य से देख रहा था। मौनी ने भी पलकें झपकाकर हामी भरी। थैंक यू मैडम, उसने खुशी से डॉक्टर को धन्यवाद दिया। दवा ली और बिल का भुगतान करके मौनी को सावधानीपूर्वक घर ले गए। और हाँ, आपकी पत्नी बहुत कमज़ोर है सर, इसलिए उसे उचित आहार लेना चाहिए, सही समय पर खाना खाना चाहिए। मैं उल्टी रोकने के लिए गोलियां लिख रही हूँ और हर महीने आकर जांच करवानी चाहिए। अगले महीने मैं स्कैन करूँगी, डॉक्टर ने कहा।